ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक खत्म कर लिया। इससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हमने देख ली। अब हम जब आगे चलते हैं तो अब हमारा टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मतलब टॉपिक का पूरा नाम है हेस लॉ। तो अगर आप इसे सही से देखें तो टॉपिक इज कॉल्ड हेस लॉ। ये हेस लॉ क्या कहता है समझो। हेस लॉ कहता है, मान लो आपने कोई रिएक्शन करनी है, आपने ए को डी में कन्वर्ट करना है। तो इसको ना दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है पाथ वन, कि आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट ए से डी में चेंज कर लो और इसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो डेल्टा एच होगा। कहता है दूसरा तरीका है पाथ टू। दूसरा तरीका है पाथ टू, कि आप पहले ए से बी में जाओ, फिर बी से सी में जाओ, फिर डी में जाओ। मतलब दिस पाथ सेकंड पाथ, ये इस तरह से सेकंड पाथ। तो कहता है कि इसने ऑब्जर्व किया, चाहे आपकी एक पाथ वाली एनर्जी और आपने अलग अलग पाथ की एनर्जी जो गई है उसका आप टोटल चेक कर लो, वो सिंगल पाथ की एनर्जी के बराबर आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, तो एनर्जी जो है दोनों स्टेप की कांस्टेंट है। मतलब एक स्टेप की जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी दूसरे स्टेप के सम के बराबर होगी। तो ये चीज समझ में आ गई ना। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी इसी तरीके से, थोड़ी मुश्किल तरीके से यहाँ लिखी हुई है। आप इजी तरीके से ऐसे बना सकते हो कि हैस लॉ स्टेट्स दैट whether reaction occur in single step or more than one step, the energy of single step is always equal to the sum of the energies of the various step। तो वो उसके बराबर होता है। सो आप यहाँ पे लिख लीजिए, हैस लॉ कहता है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, जो नेट एनर्जी है वो सेम रहेगी, यानी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है, तो हैस लॉ भी यही कहता है। बट इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। तो हैस लॉ ये कहता है कि बेसिकली देखो क्या क्या रहा है, कि चाहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में कीजिए। जैसे मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। मान लो आप ए को, ऐसे मान लेते हैं आप ए को बी में चेंज करना चाहते हो, तो एक पहला तरीका है डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका है कि आप ए से सी जाओ, सी से डी जाओ, मतलब इनडायरेक्ट तरीका, और फिर जाओ आप बी। तो ये आपने एक दूसरा रूट फॉलो किया। इस रूट की एनर्जी मान लीजिए डेल्टा एच लगी, इस रूट की एनर्जी अलग अलग H1, H2, H3 इस तरह से लगी। तो ये कहता है कि जितनी एनर्जी सेकंड फर्स्ट स्टेप में लगी उतनी ही इसके सम के बराबर होएगी। तो 1 + 2 + 3, यानी जो आपने मैनी स्टेप में एनर्जी खर्च की, अगर उसका आप सम करोगे तो वो डायरेक्ट वाले स्टेप के बराबर आती है। तो इसकी हमारी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ, और इसे याद भी कर लीजिए। और इसका सिंपल में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है हैस लॉ स्टेट्स दैट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ मतलब सिंगल स्टेप और मैनी स्टेप through which reaction take place. In other words, enthalpy change for a reaction is always constant. और आप लिख सकते हो states that whether reaction occur in one step, states, लिख लीजिए बेटा साथ साथ, states that when reaction occur in one step or more than one step, total energy remain same। बस ऐसा लिख सकते हो, total energy remain same। आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा हैस लॉ कर लिया, अब हम इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशंस देखनी है क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके एप्लीकेशंस पे ही है मोस्टली। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हैस लॉ? पहली एप्लीकेशन, जो मैंने डार्क लिखा है ना, बस इसको नोट करो और ज्यादा कुछ नहीं नोट करना, बाकी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आ जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब हम इसे यूज करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिनका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है तो एक से ज्यादा स्टेप में हम करके उसको निकाल सकते हैं। फिर हम इस मेथड को यूज करके एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
फिर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं जो इम्पॉसिबल है निकालनी या जिसका डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये बस ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं इसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा और इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल बनेंगे, फॉर्मेशन पे, ट्रांजिशन पे और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में जनरली क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन हेस लॉ, तो डेफिनेशन लिख के राइट एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन 1, it is used to determine enthalpy of formation of substance which cannot be measured experimentally. Number 2, to determine enthalpy of transition, हम पीछे पढ़ के आए हैं ट्रांजिशन क्या होता है, यानी एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में चेंज करना। आज टाइम हुआ तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे। फिर उसके बाद टू प्रिडिक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी डेल्टा एच आर भी निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन का जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है, यानी फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, डन बोलिए नोट करके, फिर आगे चलते हैं। चलो जी, सो अभी ये टॉपिक हमने कर लिया एप्लीकेशन। अब इन एप्लीकेशंस को न्यूमेरिकल की फॉर्म में वन बाय वन समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल आपको नजर आ गया। अब मैं ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जरा आप इसको समझना ये कैसे होता है। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन को मैंने अंडरलाइन कर दिया। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन होता है C2H6। C2H6 जो है ये हमारा इथेन है, ठीक है। फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, अब आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा में 3 रिएक्शंस दी हुई हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे से जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना। और हमें रिएक्शन में दिया है C+O2 गिव CO2, उसका डेल्टा एच दिया है। H2 को जला दिया, वाटर बन गया, उसका डेल्टा एच दिया है, यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें इथेन है कहीं, तो कार्बन है, वाटर, हाइड्रोजन, वाटर है, इथेन ये रहा और ये रहा। अब क्वेश्चन जब भी फॉर्मेशन के ऊपर हो ना बेटा, कैसे सॉल्व करना है मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो जब भी क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन से रिलेटेड हो ना, तो सबसे पहले आप टारगेट बनाएंगे। जैसे मैं टारगेट देखो कैसे बना रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, तो इथेन मुझे फॉर्म चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में चाहिए, यानी मेरा टारगेट इथेन है C2H6। अब डेफिनेशन रिकॉल करो, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, कार्बन। इसको बनाने के लिए मुझे कार्बन चाहिए और क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा, मतलब यहीं से बना लिया मैंने। तो कार्बन अब बैलेंस कर लो, कार्बन 2 चाहिए, 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 6 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस करके मैंने टारगेट बना लिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला, कि जब भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर न्यूमेरिकल करोगे तो सबसे पहले टारगेट बना लो, रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप टारगेट बना लो। इथेन बोला है, इथेन लिखा, इथेन में कार्बन होता है, कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन लिख लिया, टारगेट बना लिया। अब टारगेट बनाने के बाद आप इन रिएक्शंस को देखो वन बाय वन कि आपको क्या चाहिए। हमें चाहिए कार्बन, तो ये रहा कार्बन। हमें चाहिए हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। हमें चाहिए इथेन, ये रहा इथेन। अब देखो कौन सी चीज कहाँ चाहिए, हमें कार्बन रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो रिएक्टेंट में ही है। हाइड्रोजन हमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए, रिएक्टेंट में ही है। हमें इथेन प्रोडक्ट साइड में चाहिए, यहाँ दिक्कत है भाई, ये प्रोडक्ट साइड में नहीं है, ये रिएक्टेंट साइड में है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम टारगेट बनाएंगे, टारगेट बनाने के बाद हमें जो दिया हुआ है उसको हमने चेक कर लेना है। तो हमने चेक कर लिया, हमने प्रॉब्लम देख ली क्या आ रही है, कि हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ 1 मोल है, और ये हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड में। तो अब मैं इन प्रॉब्लम को वन बाय वन सॉल्व करवाता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू टारगेट। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू टारगेट, क्योंकि मैं अपना टारगेट को देख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टारगेट, इक्वेशन 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टारगेट में 2 बार है कार्बन। और इक्वेशन 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे पास 3 बार है, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। C+H2 है ना, यानी ये ऐड में है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर लूंगा। तो अकॉर्डिंग टू टारगेट 1 मल्टीप्लाई 2 and equation 2 multiplied by 3 and added। देखो मैंने क्या लिखा, कि अकॉर्डिंग टू टारगेट मुझे इक्वेशन
1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेना है। तो लो मैं यहाँ पे अब इसको ऐड कर रहा हूँ, समझना जरा। तो मेरी इक्वेशन 1 थी कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2O2, देखना बेटा पूछ लेना जहां गड़बड़ हो जाए, प्लस 2CO2 और डेल्टा H मेरा हो जाएगा 2 इंटू माइनस 393.5 किलो जूल। देखो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो डेल्टा H है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका मुझे आंसर बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। इसी तरह से इक्वेशन 2 3H2 प्लस 3/2O2 give 3H2O एंड डेल्टा H बन जाएगा 3 इंटू माइनस 285.8 किलो जूल। उसके बाद मुझे इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैंने यहाँ प्लस का निशान डाला, सब जगह प्लस का निशान डाल दिया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस का निशान डाला तो ये माइनस ही रहने वाला है और ये ऐड कर लूंगा। अब मुझे ये बताओ इसको मल्टीप्लाई करके कितना कितना आ रहा है आंसर, बताओ बेटा कितना कितना आ रहा है। और मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन, ये आपका फ्रैक्शन एडिशन है 2 प्लस 3/2, तो ये 7/2O2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2CO2 और ये मेरा हो जाएगा 3H2O और मेरा डेल्टा H बताइए कितना आया इसको करके, बोलो बेटा डेल्टा H कितना सर आया। 791। माइनस कितना आया इसको मल्टीप्लाई करके 7, 791। पक्का 791 आ रहा है 6 और ये 0 हो गया और आपका ये हो गया 6 7। चेक करो बेटा ध्यान से, 5 2 5 10 तो 1 आया और ये 6 7 तो 7 कुछ और आएगा, कितना आ रहा है हर्षिता आप बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने अपने टारगेट के हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लिया, ऐड कर लिया, इक्वेशन 4 बन गया। अब मुझे जो ये वाला चीज है ना ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट में, तो अगर मैं इसे माइनस कर दूं 4 में से, इक्वेशन 4 और 3, इक्वेशन 4 में से 3 में माइनस कर दूं, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये उस साइड जाके प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा मेरा। तो लो जी, नाउ मैं क्या करने वाला हूं, नाउ नाउ 4 माइनस 3 कर देते हैं, नाउ 4 माइनस 3 वी गेट नाउ इक्वेशन 4 माइनस 3, तो इक्वेशन 4 में लिखता हूँ 2C प्लस 3H2 प्लस 7/2O2 gives 2CO2 प्लस 3H2O और डेल्टा H है मेरा माइनस 1644.4 किलो जूल। माइनस कर दूंगा मैं इक्वेशन 3, C2H6 प्लस 7/2O2 gives 2CO2 प्लस 3H2O और इसका डेल्टा H है माइनस 1560 किलो जूल और मैंने ये लगाई लाइन और मैंने कर दिया इसको माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब देखो ये कट गया सेम है, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। अब ये माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो 2C प्लस 3H2 गिव्स C2H6। बोलो आ गया बेटा, इतना समझ में आ गया, मैं पहुंच गया ना अपने टारगेट तक, तो यहीं तक जाना था। अब डेल्टा H का क्या होने वाला देखो, तो डेल्टा H हमारे पास ये था -1644.4 प्लस 1560.4, तो आप इसे कर लीजिए, तो 4 और ये 4 और ये कितना आ जाएगा 8 आएगा, 8 और ये आया आपका आंसर किलो जूल पर मोल। लो जी ये आपका आंसर आ गया जो हमने सॉल्व करना था। अब आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन। लो बेटा एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, समझो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होने हैं और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें खूब। देखो क्वेश्चन था कि आपको डाटा दिया हुआ है और आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो इथेन का। तो हम सबसे पहले टारगेट बना लेंगे कि मेरा टारगेट इथेन है और इथेन को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए।
तो मैंने कार्बन और हाइड्रोजन लिखा और इस तरीके से मैंने ये टारगेट बना लिया। अब टारगेट बनाने के बाद मैं देखूंगा कि मुझे कुछ चेंजेस करनी है। जैसे मुझे कार्बन 2 चाहिए, यहाँ पे 1 है, यानी मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे 1 है, यानी इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, तो ये प्रोडक्ट में जब भी आएगी जब मैं इसको माइनस करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर लूंगा चेंजेस करके। जो मेरे को ऐड करके नई इक्वेशन आएगी उसे मैंने नंबर 4 दे दिया, और नंबर 4 को मैं 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, जिससे मेरा ये आंसर आ जाए। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब बोलो कोई और डाउट कमिंग इनटू योर माइंड, बोलो बेटा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए जरा एक बार फटाफट। लो बेटा, अब देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है, जो मैंने अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसा हमने पीछे पढ़ा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपकी बुक में। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, और अगली एप्लीकेशन तो आगे हम कर लेंगे। और तो ये 2 मेन एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे है हमारा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन से क्या कहता है, कहता है फाइंड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डेल्टा टी एच, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक को ना मोनो लिखा हुआ है यहाँ पे, मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक सल्फर। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं ना, डायमंड ग्रेफाइट, इसी तरह से सल्फर के भी होते हैं मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। तो आप ये याद रख लीजिए, कई चीजें आप पहली बार पढ़ोगे। फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो अब मैं यहाँ पे भी टारगेट बनाऊंगा, क्योंकि मैं टारगेट बनाऊंगा तभी मैं पहुंच पाऊंगा ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर से टारगेट बनाता हूँ, उनका डेल्टा एच दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालूंगा कि मेरा टारगेट है क्या। मेरा टारगेट है रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक जाना, यानी सल्फर मोनो को मैंने सल्फर रोम्बिक में चेंज करना है। यही मेरा टारगेट है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सो देखो, ये डेल्टा एच निकालना है मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक, तो मैंने लिखा मोनो एंड रोम्बिक प्रोडक्ट में। अब मैं अब इसको देखूंगा। अब मैं यहाँ पे जो गिवन है इसको देख रहा हूँ, तो मैंने अगर गिवन को देखा यहाँ, तो रोम्बिक मेरा रिएक्टेंट साइड में है, मोनोक्लिनिक भी मेरा रिएक्टेंट साइड में है। तो मोनो तो मुझे रिएक्टेंट में ही चाहिए था, रोम्बिक मुझे प्रोडक्ट में चाहिए था। अब बताओ कैसे सॉल्व करूं बेटा, अब आप लोग बताओ, हिंट दो, हाउ टू सॉल्व नाउ। क्या करूं मैं, मुझे माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। किसको, रोम्बिक को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कर लूंगा बी माइनस ए। नाउ नाउ इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए वी गेट। अब मैं ऐसा करूंगा तो कुछ हो जाए। लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा एस मोनो, क्योंकि मोनो मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, तो एस मोनो प्लस O2 गिव SO2, और इसका डेल्टा एच है -295.4 किलो जूल। और ये मैं माइनस करूंगा तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, एस रोम्बिक प्लस O2 गिव SO2, और इसका डेल्टा एच दिया हुआ है -294.1 किलो जूल। और मैं अलग कलर ले लेता हूँ भाई, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और नीचे मैंने इस तरह से लाइन सेम कलर से लगा लेता हूँ, ये इस तरह से मैंने लाइन लगा दी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया एस मोनो, और ये माइनस को उधर ले जाऊंगा तो मेरा आ गया एस रोम्बिक। आ गया ना। तो देखो जो मेरा टारगेट था मैं पहुंच गया टारगेट तक। मतलब सबसे पहला काम है क्वेश्चन पढ़ के ना टारगेट बना लो। और टारगेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ के बन जाता है। उसके बाद जो मुझे दिया उसको रीअरेंज ही करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिंगल सिंगल ही था, सिंगल ही निकालना था। अब मेरा डेल्टा एच आ गया। तो डेल्टा एच मेरा कैसे आया, -295.4, और ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये 294.1, तो ये आ गया मेरा 3, ये आ गया मेरा कितना आएगा, ये था आपका 5, और ये 4, ये आ गया आपका 1, और ये सारा 0, तो -1.3 किलो जूल। लो जी, अब आप इसे नोट कर लो और मुझे बताओ कोई डाउट है या नहीं, बताओ जल्दी। तो आप इसे इतना नोट कर लो।